हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी महागुरु इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे उन वीडियो की देखकर या फिर उन वीडियो को जो है सुनकर आप अपने एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं के स्पर्श पाठ्य पुस्तक से ली गई यह कविता के कवि है सुमित्रानंदन पंत और कविता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। तो सुमित्रानंदन पंत की इस कविता को जानने के पहले थोड़ा सा मैं जो है महत्वपूर्ण बातों के ऊपर जो है यहाँ पर डिस्कशन करना चाहूँगा। आपने बहुत सारे जो है यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे इस कविता का एक्सप्लेनेशन करते हुए। कोई जो है बहुत सारे चित्र या फिर कोई जो है अच्छी तरह से जो है एडिट करते हुए या फिर कोई एक प्रकार से काल्पनिक दृश्य दिखाकर या फिर कोई प्रकृति के दृश्य दिखाकर आपको एक्सप्लेनेशन देने का काम करें। लेकिन ये चित्र या फिर ये वीडियो या फिर ये रंगीन कहानियां देखने के बाद आपके एग्जाम में स्कोर होगा ऐसी बात नहीं है। आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि किस प्रकार के सवाल इस कविता के ऊपर पूछे जा सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड इसके पहले किस प्रकार के सवाल जो है इस जो है कविता के ऊपर पूछ चुका है और किस प्रकार से पूछ सकता है और उसके आंसर आपको किस प्रकार से लिखने चाहिए, ये बातें जो है मायने रखती है, ये बातें महत्वपूर्ण होती है। अगर इन बातों को आपने जो है अच्छी तरह से समझ लिया तो आप अपने एग्जाम में अच्छी तरह से लिख पाएंगे। वरना बस आपने जो है सुंदर सुंदर चित्र देख लिए या फिर जो है एनिमेशन किया हुआ वीडियो देख लिया तो आपको उसके आंसर लिखने के लिए आएंगे, ऐसी बात नहीं है। यही बात मैं कहना चाहूंगा। तो यहाँ पर मैं उस कविता पर पूछे गए हर एक जो है सेंटेंस के ऊपर, हर एक उस क्वेश्चन के ऊपर मैं जोर दूंगा या फिर हर एक उस कंटेंट के ऊपर मैं जोर दूंगा जहां पर सवाल पूछे जा सकते हैं और इसके पहले सीबीएसई ने सवाल पूछे हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस कविता का एक्सप्लेनेशन। कविता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। सुमित्रानंदन पंत कि जीवन परिचय के ऊपर भी बहुत बार सवाल पूछा गया है। तो एक दो सालों से जो है सीबीएसई इस प्रकार से सवाल पूछ रही है जैसे सुमित्रानंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त, इन दो कवियों को सामने लाकर दोनों को मर्ज करते हुए सवाल पूछने का काम करिए। जैसे सुमित्रानंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त जी की कविताओं के बारे में जो है बताइए। सुमित्रानंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त जी के विचारों को आप वर्णित कीजिए। ये वाली बातें यहाँ पर पूछने का काम किया जा रहा है। तो सुमित्रानंदन पंत के विचार कैसे हैं, मैथिली शरण गुप्त जी के विचार कैसे हैं, सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में कौन सी जो है मतलब एक प्रकार से जो है वर्णन किया गया है, फिर कौन सी बातें आपको सामने नजर आती हैं और मैथिली शरण गुप्त जी की कविताओं में कौन सी बातें सामने आती है, इन बातों के ऊपर जो है सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, सुमित्रानंदन पंत ने जितने भी ज्यादातर कविता लिखी है वो प्रकृति के ऊपर लिखी है। इसलिए ही सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। वहीं अगर जो है मैथिली शरण गुप्त जी की हम बात करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त जी की अधिकतर कविताएं राष्ट्र प्रेम की भावना निर्माण करती है, इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो एक में जो है नेचर की सुंदरता है, एक में प्रकृति की सुंदरता है। तो जो है मैथिली शरण गुप्त जी की कविताओं में देश प्रेम है या फिर राष्ट्रीय प्रेम की भावना देखने को मिलती है। तो ये अंतर दोनों जो है कवियों में है या फिर उनकी कविताओं में है। ये रही बात। अभी हम देखेंगे संक्षिप्त में सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में हुआ। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहने का मकसद ये है क्योंकि उनका जन्म ऐसी जगह पर हो गया है, उत्तराखंड का अल्मोड़ा, यहाँ पर इनका जन्म होता है। उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर प्रकृति की सुंदर जो है दृश्य या फिर प्रकृति के सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसी जगह किसी अगर जो है व्यक्ति का जन्म होता है तो स्वाभाविक सी बात है वह जो है प्रकृति के ऊपर जरूर जो है कविताएं या फिर रचनाएं करने का प्रयास करेगा। और वही बात सुमित्रानंदन पंत की है। शायद इसीलिए जो है प्रकृति के संपर्क में रहने के कारण इन्होंने अधिकतर कविताएं प्रकृति के ऊपर लिखी है, प्रकृति की सुंदरता का जो है उन्होंने वर्णन अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। तो 1900 में इनका जन्म हुआ है। बचपन से ही कविता लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। 7 साल की उम्र में उनको काव्य पाठ के लिए स्कूल में पुरस्कृत किया गया और 1915 में साहित्य रूप से उन्होंने जो है साहित्य का सृजन करना शुरू किया, मतलब साहित्य को लिखना शुरू किया 15 साल की उम्र में, 1915 से। तो ये हो गई कुछ जो है उनके जीवन के बारे में। अभी अगर इनकी कविताओं की बात करेंगे तो इनकी कविता में प्रकृति प्रेम देखने को मिलता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला। साथ ही साथ रहस्यवाद भी आपको देखने को मिलता है। मार्क्स और महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। तो छायावाद के प्रमुख जो 4 स्तंभ हैं या फिर छायावाद के प्रमुख जो 4 कवि हैं, इनमें इनका भी जो है नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। वे कवि कौन से कवि है? जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का नाम आता है, महादेव वर्मा जी का आता है, सुमित्रानंदन पंत जी का भी आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सुमित्रानंदन पंत को कौन कौन से जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ जो है
ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। याद रखना, हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर किसी को मिला है तो वह है सुमित्रानंदन पंत जी को। तो आपको सवाल पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाले पहले कवि कौन, तो आपको लिखना है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी की वो कौन सी कृति है या फिर रचना है जिसके ऊपर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो आपको लिखना है चिदम्बरा। याद रखना, उनकी बहुत सारी रचनाएं, लेकिन आपको क्या रखना है, चिदम्बरा संग्रह को आपको ध्यान में रखना है। चिदम्बरा संग्रह पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कब, 1969 में, 1969 में मिला है। तो ये जो है बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा फिर जैसे कला और बूढ़ा चांद आ गया, वीणा आ गया, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, लोकायतन, स्वर्ण धुली, ऐसी बहुत सारी उनकी रचनाएं। लेकिन इन सभी के ऊपर मुझे नहीं लगता कि सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन चिदम्बरा के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए चिदम्बरा को जो है आपको क्या करना, नोट करके रखना। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी कृति पर मिला है, चिदम्बरा पर मिला है। तो ये आपको लिए जो है मायने रखेगा। अभी स्टार्ट करते हैं। इस कविता में पर्वत प्रदेश में पावस, इस कविता में कौन सी बातों का वर्णन किया है। तो इस कविता की अगर हम बात करेंगे तो पहाड़ों के जो सुंदर दृश्य है या फिर पर्वतीय प्रदेश के जो सुंदर दृश्य हैं उनका वर्णन इन्होंने अपनी कविता में किया है। तो कभी पर्वतीय प्रदेश में जाने के बाद बरसात के मौसम में जो भी सामने सुंदर दृश्य दिखाई देते उसका जो है उन्होंने वर्णन करते हुए इस प्रकृति को क्या किया है, मनुष्य के रूप में जो है एक प्रकार से उद्वेलित किया है। मतलब इस कविता में कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार मतलब क्या, प्रकृति की तुलना किसके साथ करना है, मनुष्य के साथ करना है। प्रकृति को जो है मनुष्य के रूप में दिखाना है, इसको कहते हैं मानवीकरण अलंकार। अभी जिन लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पर्वतीय प्रदेश में या फिर हिमालय पर जाने का मौका नहीं मिलता है, तो वे जो है यहाँ पर घर बैठे ऐसी कविताओं को पढ़कर क्या कर सकते हैं, उन जो है दृश्यों का अनुभव कर सकते हैं, उस सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी ये कविता है। तो इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी एहसास हो जाएगा कि आपके सामने जो है पर्वतीय प्रदेश का वो सुंदर दृश्य जो आपके सामने खड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ जो है आपके आसपास की दीवारें हट जाएंगी और आपको लगेगा जैसे कि आप प्रकृति के संपर्क में बैठे या फिर किसी पर्वतीय प्रदेश में आप क्या करे हो, बैठे हो, ऐसा आपको अनुभव होगा। लेकिन कब, जब आप इसको जो है कवि की जो है दृष्टि से देखेंगे तब। वरना ऐसा नहीं कि जो है दीवारें हट जाएंगी मतलब आप बोलेंगे सर मैंने तो कविता देख ली, दीवारें वहीं की वही है, वैसा नहीं होगा, है ना। कवि कल्पना जो है जब आप में अंदर जागृत होगी तब आपको ऐसा लगेगा जैसे सच में आप जो है उस जगह पर आप जाकर आए, ऐसा जो है आपको एक प्रकार से अनुभव होगा। और ये ऐसी एक कविता है। तो यहाँ पर इस कविता में रोमांच और प्रकृति के सौंदर्य को जो है अपनी आंखों से निखरने की अनुभूति आपको ये कविता देती है, ये वाली बात उन्होंने यहाँ बताई है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपको ऐसे लगेगा जैसे कि जो है किसी रम्य स्थल पर आप पहुँचे हो, इस प्रकार का अनुभव आपको होगा। आपके आसपास झरने बह रहे हैं, आपके आसपास जो है मतलब बहुत ही जो है ऊंचे ऊंचे पेड़ है, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, ऐसा जो है सुंदर जो है दृश्य आपको अनुभव करने को इस कविता के माध्यम से मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कविता में कौन सी बातें यहाँ पर बताई है, कौन सी बातों को जो है कवि ने पर्वतीय प्रदेश की उन कौन सी जो है बातों को मनुष्य के साथ जो है उद्वेलित किया है, फिर मनुष्य के साथ जो उन्होंने उसकी तुलना की है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मतलब यहाँ पर कवि समझाना चाहिए, पावस ऋतु मतलब बरसात का मौसम, और बरसात के मौसम में कौन सा दृश्य है, यहाँ पर पर्वतीय प्रदेश का दृश्य है। तो बरसात के मौसम में पर्वतीय प्रदेश में सतत बदलने वाले दृश्यों को, पल पल परिवर्तित प्रकृति में, सतत बदलने वाले दृश्यों को देखने के बाद कवि को ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे कि क्या करिए, प्रकृति जो है अपना वेश बदल रही है, प्रकृति वेश बदल रही है। जैसे हम क्या करते हैं, समय समय पर अपना वेश बदलते हैं। सुबह जो है ऑफिस जाते समय एक जो है बदल देते हैं, या फिर जो है स्कूल से घर वापस आते समय एक बदल देते हैं, आने के बाद बदल देते हैं। तो ये सभी बातें जैसे हम क्या करते हैं, समय समय पर अपने वेश बदलते हैं, अपनी पोशाक बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रकृति जो है क्या करिए यहाँ पर समय समय पर अपनी जो है वेश बदल रहे हैं या फिर पोशाक बदल रही है, ऐसा अनुभव कवि को यहाँ पर हो रहा है। तो ये कैसे, जैसे कि एकदम से बरसात हो रही है, बरसात एकदम से थम जो है गई, उसके बाद जो है धूप आ गई, धूप एकदम से चली गई, बादल आ गए। तो ये दृश्य जो है देखने के बाद कवि को ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे कि प्रकृति क्या हो रही है, पल पल में पोशाक बदल रही है, फिर वस्त्र बदल रही है, वेश बदल रही है। तो दो लाइनों का अर्थ समझ में आया होगा आपको। बरसात के मौसम का जो है दृश्य देखने के बाद कवि को कैसा अनुभव हो रहा है, तो बरसात के मौसम में बदलते दृश्यों को देखने के बाद कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रकृति क्या कर रही है, पल पल में अपने वेश बदल रही है, ऐसा अनुभव यहाँ पर कवि को हो रहा है। अभी यहाँ पर जो बातें पर्वत प्रदेश या फिर पर्वत पर जो है जो बातें या फिर पर्वतीय प्रदेश में जो बातें कवि ने देखी, उन सब का जो है वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर कवि कर रहे हैं। देखो
मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में नीच महाकार। इन 4 लाइनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पर्वत कैसा है? मेखलाकार है। मेखलाकार का मतलब है गोल आकार का पर्वत। गोल मतलब कमर के आकार का या फिर करधनी के आकार का। तो मेखलाकार का अर्थ क्या है ये आपको पूछा जा सकता है, तो आपको लिखना है गोल आकार का या फिर कमर के आकार का, करधनी के आकार का। मेखलाकार यह शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? पर्वत के जो है एक प्रकार से आकार के लिए जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो ये मेखलाकार जो पर्वत है, गोल आकार का जो पर्वत है, जो अपार है, अपार मतलब जिसके कोई पार नहीं कर सकता, ऐसा जो अपार है, इस मेखलाकार पर्वत पर जो उग आए जो फूल हैं, सुंदर सुंदर जो फूल हैं, ये मानो कवि को ऐसे लग रहे हैं जैसे उस पर्वत की क्या है, वो आंखें हैं। और जैसे हम अपने आंखों से क्या करते हैं, सामने का दृश्य देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह फूल मानो उस पर्वत की आंखें हैं, और इन जो है आंखों से यह पर्वत क्या कर रहा है, अपना जो है रूप देख रहा है। कहां पर देख रहा है, इसके ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। तो सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, मतलब सहस्त्र मतलब हजार हो गए, दीर्घ मतलब जो है यहाँ पर क्या हो गया, आंखें हो गई, सुमन मतलब फूल हो गए, और फाड़ना मतलब देखना हो गया। तो अपनी हजारों जो है फूल रूपी आंखों से यह पर्वत क्या कर रहा है, अवलोक रहा है बार बार देख रहा है। क्या देख रहा है? नीचे जल में नीच महाकार, उसके नीचे जो जल है, उसके पैरों में जो तालाब है, उस तालाब में अपने महाआकार को देख रहा है। तो आपको यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है, मेखलाकार पर्वत तालाब में जो है क्या देख रहा है? तो मेखलाकार पर्वत तालाब में अपने महान आकार को देख रहा है, अपने बड़े आकार को देख रहा है। मेखलाकार पर्वत या फिर ये पर्वत जो है तालाब में अपने आकार को देखने के लिए जो है किसका उपयोग कर रहा है? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं दीर्घ सुमन, मतलब जो है पुष्प रूपी आंखों का जो है इस्तेमाल कर रहा है। तो ये वाली बात हो सकती है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सहस्त्र दीर्घ सुमन इस शब्दों का जो है इस्तेमाल कवि ने किसके लिए किया है? तो सहस्त्र दीर्घ सुमन, इसका उपयोग, इस शब्द का उपयोग जो है यहाँ पर कवि ने पर्वत की आंखों को दर्शाने के लिए यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर आपको जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। एक, मेखलाकार शब्द का पर्वत मतलब गोल आकार का पर्वत हो गया। मेखलाकार शब्द का अर्थ क्या है, ये पूछा जा सकता है। मेखलाकार पर्वत के लिए जो है सहस्त्र दीर्घ सुमन का यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है हजारों फूल रूपी आंखें। आपको इसका मतलब पूछा जा सकता है। हजारों फूल रूपी आंखों से मेखलाकार पर्वत क्या देख रहा है? तो अपने निज महाकार को देख रहा है, मतलब खुद के आकार को देख रहा है। कहाँ पर देख रहा है? तो जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। जैसे हम अपने रूप को आईने में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस जो है तालाब के उस पानी में, स्वच्छ निर्मल पानी में जो आईने के समान है, उस पानी में यह पर्वत अपने आकार को देख रहा है, अपने बड़े से रूप को देख रहा है या फिर बड़े आकार को देख रहा है। ये वाली बात यहाँ पर कवि को मतलब एक प्रकार से जो है लग रही है। देखो, जैसे मतलब बताने का तात्पर्य इतना ही है कि पर्वत का प्रतिबिंब जब तालाब में जब गिरता है, तो वो तालाब में प्रतिबिंब देखने के बाद कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो है पर्वत है, ये पर्वत उस तालाब में क्या कर रहा है, अपनी जो आकृति देख रहा है। ये वाली बात वो बता रहे हैं। तो जिसके चरणों में पला ताल, किसके चरणों में तालाब पला है? पर्वत के। तो पर्वत के चरणों में पला ताल मतलब जो है आपको मालूम होगा, पर्वत से बहते हुए झरने जब नीचे आते हैं तो उसके प्रेशर से या फिर उसके दबाव से जो है वहाँ पर बड़ा सा गड्ढा जो है निर्माण हो जाता है, वहीं पर जो है तालाब मतलब बन जाता है या फिर वहीं पर पानी इकट्ठा हो जाता है। और उस पानी को अगर आप देखेंगे तो नीला होता है, स्वच्छ निर्मल पानी होता है जो आईने के समान होता है। और ऐसे जो है पानी में हर एक चीज़ का जो है प्रतिबिंब जो है आप आगे झांक कर देखेंगे तो आपका भी प्रतिबिंब उसमें देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से इस पर्वत का प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे रहा है। और उस प्रतिबिंब को देखने के बाद कवि ने यहाँ पर कल्पना की है कि ये बड़ा सा पर्वत जो है, ये बड़ा सा पर्वत अपनी फूल रूपी आंखों से क्या कर रहा है, उस तालाब में उस तालाब की तुलना किसके साथ की गई है? दर्पण के साथ की गई है, आईने के साथ की है। उस आईने में क्या कर रहा है? वो अपने महाआकार को देख रहा है। तो दर्पण सा फैला है विशाल, यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो दर्पण सा फैला है विशाल, यह शब्द जो है तालाब के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो तालाब किसके समान लग रहा है? दर्पण के समान लग रहा है। उस तालाब में ये क्या देख रहे हैं? अपने महान खुद के आकार को देख रहे हैं। ये सभी बातें जो है आपको पूछी जा सकती है। हर एक उस सेंटेंस के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जोर दे रहा हूं जहां पर सवाल बन सकते हैं। इसलिए जो है इन सभी बातों को आप नोट डाउन करके देना, ताकि आपके एग्जाम में जो है इसका बहुत ही फायदा होगा। तो आगे हम देखेंगे, जैसे बड़े से पर्वत को देखा, उसके बाद जो है उन फूलों को देखा, तालाब को देखा, अभी कवि जो है आगे दृश्य देख रहे हैं। तो पर्वत के ऊपर से बहते हुए झरने, इन झरनों को देखने के बाद कवि ने क्या कल्पना यहाँ पर की है। देखो, इन झरनों को देखने के बाद कवि को कैसा अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पर कवि बता रहे, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। गिरी मतलब पर्वत है ना, गोवर्धन पर्वत या फिर गिरी पर्वत जो है, या फिर पर्वत
कि महानता का गीत, गौरव गीत मतलब महानता के गीत जो है झरझर करते हुए गाने का काम कर रहे हैं। कौन? झरने। झरने कैसे बहते हैं? झरझर। इसलिए जो है यहाँ पर बोला है कि गिरी का गौरव गीत जो है झरझर करते हुए झरने गा रहे हैं। और इन जो है गीतों को या फिर इस जो है संगीत को सुनने के बाद, इस आवाज को सुनने के बाद कवि के मद नस नस में जो है एक प्रकार की मस्ती जो है छा रही है। मतलब एक प्रकार का जोश या फिर एक प्रकार का उत्साह जो है उनके शरीर में जो है निर्माण हो रहा है। सिंपल सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, जब हम कोई संगीत सुनते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हमारे शरीर पर एक प्रकार से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक प्रकार से हमारे शरीर में जो है प्रसन्नता का जो है वातावरण आपको देखने को मिलता है, आनंद की अनुभूति देखने को मिलती है। ठीक उसी प्रकार से बहते हुए झरने की आवाज़ सुनने के बाद कवि बता रहे कि उनकी नस नस में एक प्रकार की मस्ती छाई हुई देखने को मिल रही है। मतलब वो जो है आवाज़ बहुत ही सुंदर यहाँ पर कवि को लग रही है, ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं। तो बहते हुए झरने किसका गौरव गीत गा रहे हैं? पर्वत का गीत गा रहे हैं, या फिर जो है गिरी का गौरव गीत गा रहे हैं। गिरी का गौरव गीत कौन गा रहे हैं? झरने गा रहे हैं। कैसे गा रहे हैं? झरझर करते हुए गा रहे हैं। तो झरझर करते हुए गाने वाले इन जो है झरनों की गीत सुनने के बाद कवि के जो है नस नस में उत्तेजना या फिर मस्ती छाई हुई देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि उस जो है झरनों को देखने के बाद, झाग भरे झरने हैं, झाग भरे झरने मतलब झाग आपको मालूम होगा सफेद रहता है। तो कभी दूर से जैसे उस पर्वत से बहते हुए झरनों को देखता है तो कभी को ऐसा लगता है जैसे ये जो है झरने क्या है, मोतियों की माला के समान है। मोतियों की माला, मोती जैसे सफेद होते हैं, चमकदार होते हैं, है ना। मनुष्य जैसे जो है अपने गले में पहनने के लिए मोती, या फिर औरत जो है या फिर स्त्री जो है गले में मोतियों की माला पहनती है, ठीक उसी प्रकार से ये सफेद बहते हुए झरने देखने के बाद कभी को ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर मोतियों की माला क्या की है, इस पर्वत ने अपने गले में पहनी है। तो झरनों की तुलना, झाग से भरे हुए झरनों की तुलना किसके साथ की गई है? मोतियों की लड़ियों से सुंदर, मतलब मोतियों की माला के समान की गई है। मोतियों की माला के समान कौन बह रहे हैं यहाँ पर? झाग भरे निर्झर। ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है। देखो, तो गिरिवर के ऊर से उठ उठ कर उच्च कांक्षाओं से तरोवर, झरनों को देखा तो कभी को इस प्रकार का अनुभव हुआ। झरनों की तो जो है मतलब झाग भरे झरनों को देखने के बाद कभी को ऐसा लग रहा है जैसे कि मोतियों की माला हो, गले में जो है पर्वत ने मोतियों की माला। अभी आगे जाकर देखने के बाद पर्वत पर उग आए जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखने के बाद कवि को कैसा अनुभव हो रहा है। देखो, गिरिवर के ऊर से उठ उठ कर उच्च कांक्षाओं से तरोवर, गिरिवर मतलब पर्वत के हृदय से उठे हुए ऊंचे ऊंचे पेड़ देखने के बाद, तरोवर मतलब पेड़, उन पेड़ों को देखने के बाद कवि को ऐसा लग रहा है, आपको देखने को तो पर्वतीय प्रदेश में बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ देखने को मिलते हैं, और इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखने के बाद कवि को ऐसा अनुभव लग रहा है या फिर हो रहा है जैसे ये पेड़ आसमान को छूना चाहते हैं। उच्च कांक्षाओं से तरोवर, उनके मन में ऊंचा उड़ने की इच्छा है, उनके मन में ऊंचा उड़ने की इच्छा है, उनको आसमान को छूने की इच्छा हो रही है, ऐसे यहाँ पर कवि को अनुभव हो रहा है। तो इन जो है आसमान में ऊंचा उड़ने वाली इच्छा रखने वाले इन पेड़ों को देखने के बाद हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ये सवाल पूछा जा सकता है कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों को या फिर उच्च कांक्षाओं से जो है ऊपर देखने वाले इन पेड़ों को देखने के बाद हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो हमें बताना है जैसे ये पेड़ आसमान को छूना चाहते हैं, जैसे उनके मन में ऊंचा उठने की इच्छा है, उठने की इच्छा है, मतलब लंबा होने की इच्छा है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी क्या करना है? आसमान को छूने की इच्छा रखनी है। मतलब जिंदगी में ऐसा बहुत बड़ा काम करके दिखाना है जिसमें जो है आपका जीवन एक प्रकार से सफल हो। तो इन जो है पेड़ों से हमें ये प्रेरणा प्राप्त होती है। झांक रहे नीरव नभ पर, ये ऊंचे ऊंचे पेड़ कहां पर देख रहे हैं? झांक रहे मतलब देखना, कहां पर देख रहे हैं? नीरव, शांत नभ मतलब शांत आसमान में जो है वो देखने का काम। आसमान शांत होता है, शांत आसमान को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, अनिमेष मतलब बिना पल के झुकाए, एकटक देखना, अटल मतलब सतत देखना। ऐसे लग रहा है जैसे कि बिना पल के झुकाए हम देखते हैं या फिर सतत देखते हैं और चिंता से देख रहे हैं। ये पेड़ जो है चिंता से ऊपर देखने का काम करते हैं। उनके मन में कौन सी चिंता है? इन जो है पेड़ों के मन में कौन सी चिंता है? हम आसमान को छुएंगे कि नहीं छुएंगे, या फिर हम उठेंगे या नहीं उठेंगे, ये सब बहुत सारी बातें हो सकती है। या फिर आसमान में जो है बादल आएंगे और बारिश होगी कि नहीं होगी, ये भी बातें हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो है पेड़ों के मन में चिंता इस बात की रहेगी कि हम उठेंगे या नहीं उठेंगे, या फिर हम आसमान को छुएंगे या नहीं छुएंगे। जैसे कि कोई भी काम करते समय हमारे मन में चिंता रहती है कि हम उसमें सफल होंगे या नहीं। पेपर लिखते जाते समय जैसे हमारे मन में जो है ये एक प्रकार से चिंता रहती है कि हम जो है अच्छी तरह से पेपर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ठीक उसी प्रकार से इन पेड़ों के मन में क्या है? चिंता है कि हम आसमान को छुएंगे या नहीं छुएंगे।
तो ऐसे जो है इन जो है गिरिवर के ओर से मतलब इस पर्वत के हृदय पर उठ आए जो है ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं, उनके मन में ऊंचा उठने की इच्छा है और इसी ऊंचा उठने की इच्छा से वे आसमान, शांत आसमान को जो है वो देखने का काम कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? अनिमेष देख रहे हैं, एकटक देख रहे हैं, अटल देख रहे हैं, साथ ही साथ चिंता से देख रहे हैं। ये सभी दृश्य देखने को मिल रहे थे, तभी अचानक क्या हो गया? उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। ये सभी दृश्य एकदम से गायब हो गए। क्या क्या गायब हो गए? झरने गायब हो गए, झरने दिखाई नहीं दे रहे। तालाब गायब हो गए, तालाब दिखाई नहीं दे रहे। फूल गायब हो गए, फूल दिखाई नहीं दे रहे। पेड़ दिखाई दे रहे थे, वो भी जो है एकदम से गायब हो गए। मतलब क्या हो गया? कोहरा छा गया, एकदम से धुआं धुआं सा दृश्य आ गया। और ऐसे उस जो है धुएं धुएं से दृश्य के पीछे क्या हो गए? सभी जो है पर्वतीय प्रदेश के ये जो है दृश्य थे वो लुप्त हो गए, गायब हो गए। तो उन जो है एकदम से जब कोहरा छा जाता है, एकदम से जब धुआं आ जाता है, तब कवि ने यहाँ पर कल्पना की है, क्या हो गया? उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर मतलब पर्वत, भू को धरने वाला भूधर, पर्वत। अचानक ये पर्वत क्या हो गया? जैसे आसमान में उड़ गया। इसलिए जो है क्या है, पूरा जो है बादल का जो है रूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। पर्वत कैसे उड़ गया? चमकीले पंख, पारद के पर मतलब चमकीले पंख लगाकर उड़ गया। पर जैसे उड़ने के लिए जो पंखों की आवश्यकता होती है, वैसे जो है यहाँ पर चमकीले पंख लगाकर ये भूधर अचानक से उड़ गया, मतलब गायब हो गया, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि कोहरा छा गया है, पूरा धुआं धुआं छा गया। देखो, रव शेष रह गए हैं निर्जर, झरने दिखाई नहीं दे रहे, बस झरनों की आवाज शेष रह गई है। निर्जर मतलब झरने, रव शेष मतलब सिर्फ जो है झरनों की आवाज सुनाई दे रही है। झरने दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। जैसे कि जो है दीवार के पीछे खड़ा हुआ कोई जो है व्यक्ति अगर हमें आवाज़ देता है तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार से झरनों की आवाज़ दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, लेकिन झरने दिखाई नहीं दे रहे, मतलब झरनों की आवाज़ शेष रह गई है टूट पड़ा भू पर अंबर। और ये सभी दृश्य देखने के बाद, धुआं कोहरा देखने के बाद, यहाँ पर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कि जो है इस धरती पर आसमान टूट पड़ने के कारण सब कुछ क्या हो गया है? गायब हो गया है। जो ऊंचे ऊंचे पेड़ थे वो क्या हो गए? धस गए धरा में सभय शाल। धस गए मतलब जमीन में घुस गए हैं, धरा में, धरती में घुस गए। कौन? सभय। सभय मतलब भय के साथ, शाल मतलब एक वृक्ष की जाति है। तो शाल के जो वृक्ष जो पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं, ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष एकदम से गायब होने के बाद कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कि जो है आसमान गिर रहा है। इस बात के डर से ये जो शाल के वृक्ष है ये जमीन के अंदर क्या हो गए? डर के कारण घुस गए, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तालाब क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि तालाब इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि तालाब में आग लग गई है। उठ रहा धुआं जल गया ताल। उठता हुआ पानी के ऊपर जो है कोहरे के कारण जो है धुआं उठ रहा है, वो धुआं देखने के बाद कवि को ऐसा लग रहा है जैसे तालाब में आग लग गई है, इस कारण से तालाब जलकर खाक हो गया है, बस जो है उसमें से धुआं निकल रहा है। देखो कवि की कल्पना क्या है, कोहरे के कारण जो है पूरा जो है आपको देखने को मिलेगा तालाब के ऊपर, पानी के ऊपर भी जो है एक प्रकार से धुआं सा रहता है, इसके कारण जो है वो क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि तालाब को आग लग गई, जिसके कारण तालाब भी नहीं दिखाई दे रहा है, बस तालाब से उठता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है। तो ये जो है बदलते हुए दृश्य देखने के बाद, एकदम से जो है दृश्य दिखाई दे रहे, एकदम से गायब हो रहे हैं, ये देखने के बाद कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कि यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। बारिश के देवता इंद्र है, वर्षा के देवता इंद्र है। ये इंद्र देवता क्या करे यहाँ पर? जलद यान में मतलब हवाई जहाज में, विमान में बैठकर। अभी विमान कौन सा है? बादल का विमान यहाँ पर बोला है। तो विमान रूपी बादल में बैठकर ये क्या कर रहा है? ये इंद्र जो है अपनी जादू दिखा रहा है, जादू दिखा रहा है, एकदम से जो है दृश्य ला रहा है, एकदम से जो है दृश्य गायब कर रहा है। तो ये जो है जादू किसकी है? इंद्र की है, ऐसे यहाँ पर कवि कल्पना कर रहे हैं। तो उन सभी बातों के ऊपर मैंने सवाल यहाँ पर मतलब जो है पूछे हैं, या फिर जो है सवाल मैंने प्रश्न जो है मैंने तैयार किए, जहाँ जहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं, जहाँ जहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी बातों को मैंने कवर किया है। वो फिर एमसीक्यू आ जाए, पैसेज देते हैं, पैसेज के ऊपर भी आप लिख सकते हो। एमसीक्यू बेस पर अगर आते हैं तो वो सभी जो है बातों को मैंने मीनिंग के साथ जो है कवर किया है। अगर 1-2 मार्क्स के लिए यहाँ पर सवाल कैसे बनेंगे? एक तो जो है पैसेज देंगे, सीन पैसेज, नहीं तो जो है क्या करेंगे 2-2 मार्क्स के लिए जो है सवाल दे सकते हैं। बड़ा वाला क्वेश्चन तो यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, छोटी छोटी जो है मतलब सेंटेंस के ऊपर मैंने सवाल जो है बनाकर उसके आंसर भी किस प्रकार से लिखने हैं इसका वर्णन अच्छी तरह से यहाँ पर किया है। तो होप, मुझे विश्वास है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। तो आपको जो है इसको क्या करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड तक पहुंचाना है, ताकि आपके भी फ्रेंड्स की जो है इस एग्जाम की परफेक्ट तैयारी हो सके। कुछ यहाँ पर सवाल है, इन सवालों के ऊपर थोड़ा सा जो है संक्षिप्त में 2 मिनट में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद मैं इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करूंगा। पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? तालाब भरे हुए देखने को मिलते हैं, है ना, एक प्रकार से चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है, चारों तरफ जमीन जो है भीगी हुई देखने को मिलती है,
जो नेचर मतलब जो कविता में बताई वही बातें आपको बतानी है। बहते हुए झरने दिखाई देते हैं, फूल खिले हुए देखने को मिलते हैं, यही सभी बातें आपको बतानी है। मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? जैसे मैंने बोला, गोल आकार का या फिर कमर के आकार का। कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है? क्योंकि इस शब्द के द्वारा यहाँ पर कवि क्या करना चाहते हैं? पर्वत के आकार को दर्शाना चाहते हैं कि पर्वत कैसा है, मेखलाकार है, गोलाकार का है। सहस्त्रदीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? सहस्त्रदीर्घ सुमन से तात्पर्य है हजारों फूल रूपी आंखें। कवि ने इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने इस शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए? पर्वत की आंखों को दर्शाने के लिए किया है। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ की? कवि ने तालाब की समानता दर्पण या फिर आईने के साथ की है। क्यों की है? क्योंकि जैसे आईना साफ सुथरा स्वच्छ होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर तालाब का पानी भी साफ सुथरा स्वच्छ होता है, इसलिए उसमें हम प्रतिबिंब देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इसकी तुलना किसके साथ की गई है? आईने के साथ की गई है। पर्वत से के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनके मन में ऊंचा उठने की इच्छा है। वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? मतलब हमें क्या प्रेरणा देते हैं कि हमें भी इन पेड़ों से देखकर सीखना है, हमें भी जो है इन पेड़ों की तरह आसमान को छूने की कोशिश करनी है। शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? क्योंकि उनके ऊपर जो है आसमान गिर गया या फिर गिरने वाला है, इस डर के कारण वे क्या हो जाते हैं? धरती में जो है घुस जाते हैं। झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? झरने जो है गिरी के गौरव का गान कर रहे, पर्वत के गौरव का गान कर रहे, महानता का गीत गा रहे। बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? बहते हुए झरने की तुलना जो है मोतियों की माला के साथ या फिर मोतियों की लड़ियों के साथ की गई है। ये वाली बात यहाँ पर जो है पूछी गई है। तो मैंने सभी सवाल भी यहाँ पर जो है 2 मिनट में कवर किए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी बेहतर से बेहतर वीडियो आपके सामने लेकर आ सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कविता के साथ, नई जो है टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।